नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज और क्विक रिवीजन सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। इसके पहले क्विक रिवीजन सीरीज में हमने आधुनिक भारत भी डिस्कस किया है, भारतीय राज्य व्यवस्था डिस्कस किया है, करंट के टॉपिक भी डिस्कस किए और अर्थशास्त्र भी डिस्कस किया है। तो अगर आपने इन सब सब्जेक्ट्स को नहीं देखा है तो आप क्विक रिवीजन सीरीज की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर इन सारे सब्जेक्ट्स को एक बार जरूर देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आज की क्लास में आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे, लेकिन कोशिश करिएगा जो प्रेजेंट क्लास है, जो सबसे रीसेंट क्लास है, उसमें आप मुझे बताइए कि मैम इस टॉपिक में हमको कंफ्यूजन हो रही है, प्लीज इसको कवर कर लीजिए। भारतीय राज्य व्यवस्था की एक डाउट क्लियरिंग सेशन मैंने रखा था जिसमें कि जो आपको डाउट हो रहे थे वो मैंने वहां पर क्लियर कर दिया। आशा करती हूँ आप लोगों को चीजें समझ में भी आई होगी। अब आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी और आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो अभी जब क्लास लूंगी मैं तो वो आपको पता चलेगा। मैं प्रार्थना करती हूँ, आशा करती हूँ कि आज की क्लास से आपका प्रश्न जरूर फंसेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, एक बार इसको आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए अब आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूंगी फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी पीडीएफ के फॉर्मेट में, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहां पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ भी सकते हैं। क्लास नीचे 2 व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, कोई भी डाउट हो तो इन नंबर्स पर कांटेक्ट करिए। अब आप लोगों की परीक्षा बहुत करीब आ गई है तो अभी तो आप फाउंडेशन कोर्स की जगह अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। इस टेस्ट सीरीज में कुल 47 टेस्ट है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 4800 प्रश्न है, तो अच्छा खासा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप ये 4800 प्रश्न लगा लेंगे और जो पास्ट ईयर्स के पेपर्स में जो प्रश्न है उसको लगा लेंगे तो आपकी तैयारी एक लेवल पे पहुंच जाएगी, प्रीलिम्स निकलने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए, अगर इस टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी आपको तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए। डिकोड एग्जाम की समान हिंदी की पुस्तक भी मार्केट में अवेलेबल है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो उसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। चलिए अब आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, देखा गया है कि पहले के जो पेपर्स जब उनको देखा जाता है तो उसमें एक चीज नोटिस किया जाता है कि इन्वायरमेंट डे से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो यहाँ पर सारे इन्वायरमेंट डे एक जगह लिखा हुआ है तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वर्ल्ड वेटलैंड डे की अगर हम बात करेंगे 2 फरवरी, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, ठीक है। 20 मार्च को वर्ल्ड स्पैरो डे मनाया जाता है, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाया जाता है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, 22 अप्रैल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मई की हम बात करेंगे तो इस दिन आपका वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है, ठीक है, जैव विविधता। और अगर क्लास में आपसे पूछूं जैव विविधता अधिनियम कब आया था तो आप याद रखिएगा 2002 में जैव विविधता अधिनियम आया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 22 मई, दोनों में कॉमन है, तो 22 मई को आपका वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे मनाया जाता है। और बायोडायवर्सिटी एक्ट जैव विविधता अधिनियम कब आया था? 2002 में आया था, याद रखिएगा, ठीक है। 5 जून की अगर हम बात करेंगे इस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाते हैं। अब यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ईपीए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था, तो आप याद रखेंगे 1986 में आया था, ठीक है। यहाँ पर ये भी याद रखिएगा, बस मैं एक्ट भी आपको एक साथ बता दे रही हूँ ताकि दिमाग में बना रहे। यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद 17 जून को हम क्या मनाते हैं, डे याद रखिएगा क्लास, 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। 17 जून की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड डे टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राफ्ट, सूखा जिसकी बात हम करते हैं, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई को वन महोत्सव मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है।
अब यहीं पर आपसे अगर प्रश्न पूछ ले कि टाइगर एक्ट कब आया था, तो आप क्या बताएंगे? 1973, ठीक है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972, ठीक है। 73 में टाइगर एक्ट आया था और 1972 में वन जीव संरक्षण अधिनियम, सब याद रखिएगा। यहां पर देख लीजिए 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाते हैं। अब कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि एलिफेंट एक्ट कब आया था, ठीक है। एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट कब आया था? चलिए 16 सितंबर की अगर हम बात करेंगे तो इस दिन हम क्या मनाते हैं? ओजोन डे मनाते हैं। परीक्षा में कई बार ये प्रश्न पूछा है, तो 16 सितंबर की तारीख याद रखिएगा। ओजोन लेयर की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है ये समताप मंडल में प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं। ओजोन लेयर आपका मेजर किस यूनिट में होता है? तो याद रखिएगा डॉप्सन। परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछता है, डॉप्सन, ठीक है। मैंने जब आपको ओजोन से रिलेटेड चीजें पढ़ाई थी, एनवायरमेंट पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यही ओजोन अगर आपके ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो, क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो, तो ये एक द्वितीयक प्रदूषक की तरह एक्ट करता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा हम दो ओजोन की बात करते हैं, गुड ओजोन और बैड ओजोन। जो गुड ओजोन है वो समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है और ये यूवी किरणों से हमें बचाता है, ठीक है। लेकिन यही ओजोन अगर हमारे क्षोभ मंडल में प्रेजेंट हो जाए, ट्रोपोस्फियर में प्रेजेंट हो जाए, तो उसको हम बैड ओजोन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक द्वितीयक प्रदूषक होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह एक्ट करता है। तो परीक्षा में अगर कभी सेकेंडरी पॉल्यूटेंट के बारे में पूछे और ऑप्शन में ओजोन दिया हो तो हंसिएगा नहीं, उसको टिक लगा के आइएगा, क्योंकि परीक्षा में ये काम हुआ था। एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था कि कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का एग्जाम्पल है और उसमें ओजोन दिया था। ज्यादा से ज्यादा बच्चे, मतलब जो बच्चे पेपर में अपीयर हुए थे, वो मेरे पास आए कि मैम ओजोन देखिए क्या मजाक कर रहा है, ओजोन तो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, समताप मंडल में, ये क्या बात कर दिया है। आप तो हमेशा बताती यूवी रेस से हमें प्रोटेक्ट करता है, तो ये गलती मत करिएगा। ओजोन आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह बिहेव करता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज में। चलो 21 सितंबर की हम बात करेंगे तो इस दिन हम जीरो एमिशन डे मनाते हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर वाइल्ड लाइफ वीक। 4 अक्टूबर की बात करेंगे तो एनिमल वेलफेयर डे, ठीक है। 2 दिसंबर की बात करेंगे तो नेशनल पॉल्यूशन प्रिवेंशन डे। 11 दिसंबर माउंटेन डे। 14 दिसंबर नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट है वो आप याद रखिएगा। आप इस क्लास वेटलैंड डे वाला याद रखिएगा, क्योंकि वेटलैंड डे कई बार बोला गया है। 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे रामसर कन्वेंशन की बात, अभी हम करेंगे आज की क्लास में। फिर 20 मार्च याद रखिएगा स्पैरो डे का। 21 मार्च फॉरेस्ट्री डे, ठीक है। फिर आपको याद रखना है क्लास 22 अप्रैल को, जिस दिन हम पृथ्वी दिवस मनाते हैं, अर्थ डे मनाते हैं। 5 जून को हम एनवायरमेंट डे मनाते हैं। 16 सितंबर को हम ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको से रिपीट किए हैं। अब देखिए क्लास, यहां पर हम कुछ मूवमेंट डिस्कस करते हैं। परीक्षा में अक्सर पूछ लेता है कि ये मूवमेंट की प्लेस कहाँ थी, ये मूवमेंट कहाँ हुआ था, किस वर्ष में हुआ था और इसके लीडर कौन थे, ठीक है, और इसका रीजन क्या था। तो सबसे पहले यहां पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे लिखा है सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, ठीक है, आंदोलन। तो ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। प्लेस क्या थी? केरल थी, ठीक है। लीडर यहाँ पे आपके केरल के शास्त्र साहित्य परिषद के लोग थे, तो यहाँ पे और लोकल पीपल थे, तो कोई स्पेसिफिक लीडर का नाम यहाँ पर नहीं पूछा गया है अभी तक परीक्षा में। इसके पीछे का रीजन क्या था? यहाँ पर साइलेंट वैली मूवमेंट दिख रहा है, तो आप सभी को पता है केरल में साइलेंट वैली है, तो यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, ठीक है। विद्युत, यहाँ पर देख लीजिए केरल में राज्य विद्युत बोर्ड ने यहाँ पर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाने का प्रस्ताव रखा था, और जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम का कंस्ट्रक्शन होगा तो आपको पता है वहां की जो साइलेंट वैली की जो बायोडायवर्सिटी है वो आपकी खतरे में रहेगी, ठीक है। बांध बनाने के लिए आपको जमीन खाली करनी पड़ेगी, वहां पे
जो भी बायोडाइवर्सिटी उनका डिस्ट्रक्शन होगा, तो उसी के अगेंस्ट ये एक मूवमेंट था। ये चीज याद रखिएगा। तो साइलेंट वैली मूवमेंट एक आसान सा मूवमेंट है। जैसे ही आप साइलेंट वैली देखेंगे आप तुरंत कैच कर लेंगे केरल से रिलेटेड है ये। बस ईयर याद रखिएगा 1978। और यहाँ पे किस चीज के अगेंस्ट था ये? यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन होने वाला था, जिसके अगेंस्ट ये मूवमेंट वहां के केरल के लोकल पीपल ने किया था। बस, इससे ज्यादा नहीं। अब देखिए चिपको मूवमेंट तो परीक्षा में कई बार पूछा है। चिपको मूवमेंट की अगर हम बात करें तो ये 1973 में हुआ था। इसका प्लेस क्या है? उत्तराखंड। लीडर का नाम याद रखिएगा, यहां पर लीडर का नाम चिपको मूवमेंट से रिलेटेड कई बार पूछा है। चंदी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, दोनों लोगों का नाम आपको याद रखना है, चंदी प्रसाद भट्ट का और सुंदरलाल बहुगुणा का। उत्तराखंड 1973। यहां पर क्या हुआ था? ये किस चीज के अगेंस्ट था? चिपको मूवमेंट था। पेड़ को कटाई हो रही थी पेड़ की, तो लोगों ने क्या किया? पेड़ को हक कर लिया, उनसे चिपक गए और वहां के लोगों ने बोला कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले आप हमें मारिए। तो इसी वजह से इसका नाम चिपको मूवमेंट हो गया। हग मूवमेंट भी कहते हैं कि जो लोकल पीपल थे उन्होंने पेड़ की कटाई को रोकने के लिए उससे हक कर लिया था। यहाँ पे देख लीजिए, यह आंदोलन पूरे भारत में जंगलों की कटाई के विरुद्ध में शुरू किया गया था। इस आंदोलन की सबसे खास बात थी कि इसमें सक्रिय लोगों द्वारा विरोध करने का तरीका आंदोलनकारी पेड़ों को बचाने के लिए उनसे चिपक जाते थे ताकि कोई उन्हें काट ना सके। शायद यही कारण रहा कि इस आंदोलन को चिपको आंदोलन की संज्ञा दी गई। बस यहां पर आपको लीडर के नाम याद रखने, प्लेस याद रखने और किस ईयर में ये हुआ था वो याद रखना, इससे ज्यादा नहीं। देखिए पढ़ाई करनी है लेकिन बहुत पीएचडी नहीं करनी है। मैंने अभी आपको पहले भी बोला है, क्विक रिवीजन सीरीज का मेन पर्पस क्या है? मैं आपको वही चीज बताऊं, वही फैक्ट्स बताऊं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत डीप में कोई चीज बताने का मेरा यहाँ का पर्पस नहीं है कि बहुत ज्यादा नॉलेज देनी है मुझे, नहीं। क्विक रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बिश्नोई मूवमेंट की बात करेंगे तो ये 1700 में हुआ था, राजस्थान में हुआ था। यहाँ पे लीडर पूछेगा तो आप बताएंगे अमृता देवी बिश्नोई। ठीक है, यहां पर भी क्या था? टू स्टॉप द डिस्ट्रक्शन ऑफ विलेज सेक्रेट ट्रीज ऑफ बिल्डिंग अ न्यू पैलेस फॉर द किंग। यहां पर असल में बात क्या थी कि जोधपुर के जो राजा थे अभय सिंह, उन्होंने महल बनाने के लिए उनको लकड़ियां चाहिए थी, तो लकड़ियों का बंदोबस्त करने के लिए ये वहां पर गए। मतलब ये नहीं गए, इन्होंने ऑर्डर दिया कि जाओ पेड़ काट के लाओ, लकड़ियां लेके आओ। हो सकता राजा ने नहीं ऑर्डर दिया हो, मतलब जो लोग थे उनके अंडर, तो वो पेड़ काटने गए राजा के महल बनाने के लिए। तो यहाँ देखिए महल बनाने के लकड़ियों का इंतजाम करने के लिए अपने सैनिकों को भेजा। महाराजा के सैनिक पेड़ काटने के लिए राजस्थान के खेजरी गांव में पहुंचे तो वहां की महिलाएं अपनी जान की परवाह किए बिना पेड़ों को बचाने के लिए आ गई। और बिश्नोई समाज के लोग पेड़ों की पूजा करते हैं तो उन्होंने इसका वो किया। बाद में जब राजा को ये चीज पता चला तो उनको भी थोड़ा सा दुख हुआ कि मतलब कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। तो ये चीज याद रखिएगा, बस इतना। बिश्नोई मूवमेंट राजस्थान 1700 में हुआ था। लीडर कौन थे? अमृता देवी बिश्नोई थी। अगर आपसे पूछेगा कि कौन कौन से समाज के लोग इससे जुड़े थे तो बिश्नोई समाज के लोग, जो कि पेड़ों को भगवान के रूप में पूजते थे। ये चीज क्लियर हो गई। अपिको मूवमेंट की अगर हम बात करेंगे तो ये 1983 में हुआ। ये भी चिपको मूवमेंट, अपिको मूवमेंट। ठीक है, यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं? पेड़ों को हक करते हैं। ये कहां पर हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर लीडर के नाम में आप याद रखेंगे पांडुरंगा हेच। ठीक है, विलेजर ऑफ वेस्टर्न घाट, विमेन एंड यूथ फ्रॉम द सकलानी एंड द सराउंडिंग विलेज। इसका मेन पर्पस क्या था? वही, टू स्टॉप कटिंग द ट्री बाय द फेलर्स एंड द कॉन्ट्रैक्टर ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। द पीपल डिमांडेड अ बैन ऑन द फेलिंग ऑफ द ट्री। वही सेम चीज है, यहाँ पर भी लोगों ने क्या किया? पेड़ों को बचाने के लिए उनको गले लगा लिया। ठीक है, तो जैसे चिपको मूवमेंट था वैसे ही आपका अपिको मूवमेंट था। बस चिपको मूवमेंट आपका उत्तराखंड में हुआ था, अपिको मूवमेंट आपका कर्नाटक में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये तो परीक्षा में कई बार पूछा है। नर्मदा बचाओ आंदोलन की जब हम बात करेंगे तो आप याद रखेंगे ईयर क्या है? 1985। ठीक है, याद रखिएगा। ये कहां पर हुआ था? ये प्लेस मतलब किन जगह पे? गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पे जो लीडर इससे एसोसिएटेड थी मेधा पाटकर, परीक्षा में कई बार इनका नाम पूछा है। इसके पीछे का पर्पस क्या था? देख लीजिए, यहाँ पर भी डैम का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, उसी के अगेंस्ट में ये
मूवमेंट था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब आपको पता है कोई भी डैम कंस्ट्रक्ट होगा तो वहां की जो बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसका नाश होगा ही। ठीक है, अब जब उसका नाश होगा तो वहां पे जो जीव जंतु रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, वहां के जो लोकल लोग जंगलों में रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। तो यही प्रश्न बार बार उठता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, टू क्वेश्चन, यहाँ पे देख लीजिए, इस आंदोलन की शुरुआत सामाजिक कार्यकर्ताओं मेधा पाटकर ने की थी। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बनाए जाने वाले कई बड़े बांध परियोजना के खिलाफ था। ईयर याद रखिएगा और कौन लीडर था वो याद रखना है। अब इतना डिस्कस किया हम लोग ने, इंपॉर्टेंट डेट डिस्कस की, जो इंपॉर्टेंट आंदोलन थे उसको डिस्कस किया। बहुत तेजी में मैंने चीजें आपको एक्सप्लेन की है, उतना ही एक्सप्लेन किया है जितना परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां पर देखो, कन्वेंशन से रिलेटेड प्रश्न बनता है, बोला जाता है कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करिए। सबसे पहले रामसर कन्वेंशन की बात करेंगे तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है, 1971 है। स्क्रीनशॉट लीजिए, क्लास परीक्षा में पूछा जाता है इसलिए मैं आपको बता रही हूं। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करेंगे 2001, साइट्स की बात करेंगे 1973, सीबीडी की बात करेंगे कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 1992, बॉन कन्वेंशन की बात करेंगे 1979, वेना कन्वेंशन की बात करेंगे 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करेंगे 1987, क्योटो प्रोटोकॉल की बात करेंगे 1997, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यूएनएफसीसी की बात करेंगे 1992। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मिनट का समय लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया होगा आपने। अब यहां देखो, रियो समिट 1992, यूएनसीसीडी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन की बात की गई है 1994, बेजल कन्वेंशन 1989, कार्टेजिना प्रोटोकॉल 2000, ठीक है, यूएन रेड 2008, नगोया प्रोटोकॉल 2010, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 24 2018, सीओपी 21 2016, किगाली अमेंडमेंट 2016, मिनामाता कन्वेंशन 2013, रॉटरडैम कन्वेंशन 1998 और सीओपी 25 2019। फिर मैं दोनों स्लाइड को एक बार दिखाऊंगी। ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड प्रश्न बनते हैं डायरेक्ट, इसलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब एक एक कन्वेंशन को डिस्कस करते हुए चलते हैं। रामसर कन्वेंशन की अगर मैं बात करूंगी तो ये वेटलैंड से रिलेटेड है, आर्द्र भूमि से रिलेटेड है। ठीक है, इसका नाम रामसर कन्वेंशन क्यों पड़ा, क्योंकि ये जो कन्वेंशन था आपका, ये रामसर में हुआ था, जो कि आपका ईरान में है, एक सिटी है ईरान की, और 1971 में ये कन्वेंशन आपका हुआ था। ये फोर्स में कब आया था, 1975 में। इतनी चीजें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, आर्द्र भूमि पर कन्वेंशन, जिसे रामसर कन्वेंशन कहा जाता है, एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि एवं उनके संसाधनों के संरक्षण तथा उचित उपयोग हेतु राष्ट्रीय कार्रवाई एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। कन्वेंशन को वर्ष 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था और वर्ष 1975 में इसे लागू किया गया। ये चीज आपको कंफर्म हो गई होगी। वेटलैंड डे हम कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाते हैं, ये भी चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, अब क्लास आपको एक काम करना है कि भारत में कौन कौन से रामसर कन्वेंशन साइट के अंदर वेटलैंड साइट्स हैं, ठीक है, वो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नहीं होगा, अगर आप लोग नहीं देख पा रहे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में लिस्ट डिस्कस कर लूंगी एक बार। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करते हैं। स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है ये आपका पीओपी पे है। ठीक है, पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ये अडॉप्ट कब किया गया था, 2001 में जिनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ये फोर्स में कब आया था, 2004 में। इतनी चीजें परीक्षा में पूछती है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं। स्टॉकहोम समझौता एक इंटरनेशनल संधि है जो मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपी मतलब परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट मतलब जो काफी लंबे समय तक आपके एनवायरमेंट में सस्टेन करे रहे
परसिस्टेंट, ठीक है, काफी समय तक आप उसकी लाइफ लाइन, वो जो लाइफ है ना वो काफी समय तक की होती है। याद करिए जब मैंने आपको एनवायरमेंट पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी भी पॉल्यूटेंट की बात करते हैं, किसी भी वेस्ट की बात करते हैं, तो आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, ठीक है, जैविक होता है, ठीक है। और यहां पर आपका जो कि बहुत जल्दी आपका, अब किचन का वेस्ट है, सब्जियों का छिलका है, कोई भी किचन का कचरा है, उसको ले जाके मिट्टी में गाड़ दो या फिर किचन में कहीं पे भी रख दो, वो डिकम्पोज हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अब जो प्लास्टिक है या जो फर्टिलाइजर्स है वो इतनी जल्दी नहीं खत्म होते हैं, ठीक है, वो काफी लंबे समय तक हमारे एनवायरमेंट में सस्टेन करते हैं। तो इसी चीज को हम कहते हैं कि बहुत परसिस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की बात हो रही है, पीओपी पे फोकस किया गया है, ये चीज याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बस इतना याद रखिए, स्टॉकहोम कन्वेंशन पीओपी, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, कब अडॉप्ट हुआ था? 2001 में। फोर्स में कब आया? 2004 में। बस इससे ज्यादा नहीं याद रखना है, परीक्षा में बहुत वो उसमें नहीं पूछता है। साइट्स की बात करें तो साइट्स का फुल फॉर्म होता है आपका, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताऊं, सी स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन, आई स्टैंड फॉर इंटरनेशनल, टी स्टैंड फॉर ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड, ई मतलब इंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। इट इज अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ठीक है। यहां पर ये अडॉप्ट कब हुआ था? 1963 में, और ये आपका फोर्स में कब आया? 1975 में। ये चीज याद रखिएगा। हिंदी में बता दूं, नहीं तो आप लोग को शिकायत हो जाएगी। वन जीवों एवं वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका पालन राष्ट्र तथा क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन स्वैच्छिक रूप से करते हैं। बस यहाँ पर आप इतना याद रखिएगा, इससे ज्यादा परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। यूपीएससी की परीक्षा में ये सब चीजें बहुत ज्यादा थोड़ा सा लेंदी उसमें पढ़ाई जाती है, क्योंकि वहां पे प्रश्न बनते हैं। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछेगा कि ये अडॉप्ट कब किया गया, फोर्स कब किया गया, ठीक है, और ये किस चीज से रिलेटेड है। अब देखिए, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ये आपका अडॉप्ट कब किया गया है? 1992 में, और ये फोर्स में कब आया है? 1993 में। क्लास अगर आपको याद होगा, 1992 में अर्थ समिट हुआ है, जो कि रियो दी जेनेरियो में हुआ है, ब्राजील में हुआ है, ठीक है। और उसी अर्थ समिट में हम बात करते हैं एजेंडा 21 की, सीबीडी की, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी की भी बात हम करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे वो भी, परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैविक विविधता पर कन्वेंशन एक बहुपक्षीय संधि, और इसके 3 लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य है? जैविक विविधता संरक्षण है, ठीक है, सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की बात करेगा, घटकों का सतत उपयोग करने की बात करेगा, आनुवंशिक संसाधन से उत्पन्न होने वाले लाभ का न्याय संगत और निष्पक्ष बंटवारे की बात करेगा। तो ओवरऑल हम अगर कहें तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मेन पर्पस क्या होगा? जो जैव विविधता है उसके संरक्षण पर फोकस करना, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है क्लास। और आप याद रखिएगा, अगर भारत में हम बात करें तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब आया है? 2002 में आया है। और बायोडाइवर्सिटी डे हम कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं, हमने डिस्कस किया है। बॉन कन्वेंशन की हम बात करते हैं। बॉन कन्वेंशन आपका किससे रिलेटेड है? तो आप याद रखिएगा, इट इज अ कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। माइग्रेटरी स्पीशीज मतलब जो कहीं बाहर से आपके देश में आ रहे हो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। यहां पर ये अडॉप्ट कब किया गया था? 1979 में, और फोर्स में कब आया है? 1983 में, ये भी याद रखना है। तो यहां देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनेप जिसको कि हम बोलते हैं, ठीक है, में एक पर्यावरण संधि के रूप में सीएमएस प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण और स्थायी उपयोग के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। इससे बॉन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। बस आप ये याद रखिएगा, जो बॉन कन्वेंशन है वो माइग्रेटरी स्पीशीज से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, प्रवासी जानवरों और उनके आवासों के संरक्षण से रिलेटेड है, ये चीज याद रखिएगा। अभी अगर आप गंगा घाट घूमने जाएंगे तो इस समय गंगा घाट में बहुत से साइबेरियन पक्षी आपको दिखेंगे। तो ये जो साइबेरियन पक्षी हैं, ये साइबेरिया से माइग्रेट करते हैं और यहाँ भारत में आते हैं।
चलो, वेना कन्वेंशन की हम बात करेंगे। तो वेना कन्वेंशन का जो मेन पर्पस है वो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, आपको पता है ओजोन लेयर कहां पर है, समताप मंडल में है। ओजोन डे हम कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। इतनी चीजें आपको पता है। ओजोन जो आपकी लेयर है वो किस यूनिट में मेजर होती है, डॉप्सन में, ये भी पता है। तो वेना कन्वेंशन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोनों का नाम आप याद रखेंगे। दोनों किससे रिलेटेड है, संरक्षण से। किसके संरक्षण से, ओजोन लेयर के संरक्षण से। ठीक है, वेना कन्वेंशन आपका कब अडॉप्ट किया गया है, 1985 में, याद रखिए। और कब ये फोर्स में आया है, 1988 में। तो देख लीजिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वेना कन्वेंशन लाया गया। ठीक है, या एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण समझौता है। इसे 1985 में हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध कराया गया और इसे 1988 में कानून में हस्ताक्षरित किया गया। बस आप ये याद रखिए, अडॉप्टेड इन 1985 और केम इनटू फोर्स इन 1988। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल देखो, अभी हमने डिस्कस किया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का भी मेन पर्पस क्या था, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना। ये आपका कब अडॉप्ट किया गया है, 1987 में। और फोर्स में कब आया है, 1989 में। क्लास परीक्षा में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं इन सब पे फोकस कर रही हूं। आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षा में यही प्रश्न बनता है कि ये प्रोटोकॉल, ये कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है, इनका मेन पर्पस क्या था, ये किस ईयर में आए और किस ईयर में फोर्स में आए। ठीक है, और वो भी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को बोल देते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल परीक्षा में कई बार पूछा है। मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल तो पेट क्वेश्चन होता है, हर बार पूछ लेते हैं। एक एक साल के गैप में फिर यही प्रश्न रिपीट कर लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल की हम बात करेंगे तो ये एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है जिसका कि मेन पर्पस क्या था, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना। ठीक है, ये कब अडॉप्ट किया गया था, 1997 में। लेकिन ये फोर्स में कब आया है, 2005 में। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैसेस की जब भी हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, सबसे पहले तो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात करते हैं ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपके रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एसी से निकलता है। ठीक है, हम CO2 की भी बात करते हैं, हम वाटर वेपर की बात करते हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस है। मीथेन की बात करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने बहुत अच्छे से एनवायरमेंट की क्लास में डिस्कस की है। तो अगर आपने एनवायरमेंट की क्लास नहीं देखी है तो एक बार आप वहां से जाकर रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है, या इस संधि में शामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। चलिए, अब यहाँ पर देख लीजिए UNFCCC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। अभी हमने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडायवर्सिटी डिस्कस किया था। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका कब अडॉप्ट किया गया है, 1992 में। मैंने आपको बताया था जब अर्थ समिट हुआ है रियो दी जेनेरियो में, उस पर UNFCCC भी आपका अडॉप्ट किया गया था। फिर ये फोर्स में कब आया है, 1994 में। अब यहाँ पर अगर आप नाम देखेंगे तो कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, जो जलवायु परिवर्तन है उसकी देखरेख करना इनका मेन पर्पस है। वहां पे जब हमने बायोडायवर्सिटी की बात की थी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो बायोडायवर्सिटी से रिलेटेड था, उनका मेन पर्पस क्या था, जो जैव विविधता है उसकी संरक्षण की बात करते हैं, उस पर फोकस करते हैं। यहाँ पर ये पर्यावरण में जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसकी बात करते हैं। तो आपको पता है जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल जो गैसेस है वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कहेंगे, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है उनको कंट्रोल करने की बात कहेंगे। और जब ग्रीन हाउस गैसेस को कंट्रोल करेंगे तभी तो जो ग्लोबल वार्मिंग है वो भी आपकी कंट्रोल होगी। तो सब चीज देखो लिंक्ड है, इसमें कुछ ऐसा याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इट इज अ इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी governing the action to combat climate change through adaptation and mitigation effort directed at control of emission of greenhouse gases that cause global warming। एक बार मैं इसको पढ़ लेती हूँ हिंदी में भी।
संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा सम्मेलन मतलब यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ढांचे में आयोजित वार्षिक सम्मेलन है। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने में प्रगति का आकलन करने के लिए यूएनएफसीसी पार्टियों, जिसको कि हम कहते हैं पक्षों का सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की औपचारिक बैठक के रूप में कार्य करते हैं। और 1990 के दशक के मध्य वे क्योटो प्रोटोकॉल पर बातचीत करने के लिए विकसित देशों के लिए विधिक रूप से बाध्यकारी दायित्व को उनके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने के लिए बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर इतना आपसे डीप में नहीं पूछेगा, इसको पढ़ेंगे आपका समय बर्बाद होगा। बस आप ये याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये किस पे फोकस कर रहा है? ये आपके जलवायु परिवर्तन पे फोकस कर रहा है। और जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे रिस्पॉन्सिबल जो गैसेस हैं वो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल है, मैंने आपको बताया है क्योटो प्रोटोकॉल में हमने किसकी बात की है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को रोकने की ही बात की है। तो सब एक दूसरे से लिंक्ड है। बस आप ये याद रखिएगा, 1992 में जो अर्थ समिट हुआ था रियो दी जेनेरियो में, ब्राजील में, वहां पर आपका यूएनएफसीसी आया था, ठीक है, अडॉप्ट किया गया था। और ये फोर्स में कब आया? 2 साल बाद 1994 में। चीजें क्लियर हो गई होगी। चलिए देखो, अब यहां पर आपका रियो समिट दिया गया है जो मैं अभी तक डिस्कस कर रही थी। रियो समिट की हम बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट भी इसे कहते हैं, यूएनसीईडी बोलते हैं, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जो कि कहां पर हुआ था? 1992 में रियो दी जेनेरियो में हुआ था, ब्राजील में हुआ था। और इसे हम अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब यहां पर देखिए, यूएनसीसीडी की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये भी आपका कब अडॉप्ट किया गया है? देखिए 1994 में। और ये फोर्स में कब आया है? 1996 में। याद रखिएगा, ये मतलब यहाँ पे डेजर्टिफिकेशन मतलब हम क्या कहते हैं? मरुस्थलीकरण, ठीक है। जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, आपको पता ना, एरिया जो है वो आपके डेजर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। जो सॉइल है वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर रही है, ठीक है, इसी पे ये फोकस करता है। बेसल कन्वेंशन की हम बात करेंगे, परीक्षा में डायरेक्ट पूछता है कि बेसल कन्वेंशन आपका किस चीज से रिलेटेड है। तो आप याद रखेंगे, ये कन्वेंशन जो है वो आपका कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल पे फोकस करता है। ये आपका अडॉप्ट किया गया है 1989 में और फोर्स में कब आया है? 1992 में, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका लक्ष्य विभिन्न देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आदान प्रदान को रोकना है और इसका मुख्य फोकस केंद्र बिंदु विकसित देशों और विकासशील देशों के मध्य खतरनाक कचरे के आयात निर्यात को बाधित करना है। जो भी हैजार्डस वेस्ट है उनकी ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट, जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, जो विकसित देश होते हैं ना, वो अपने कचरे को, ई वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को कहाँ पे भेज देते हैं? डेवलपिंग कंट्रीज में, जैसे भारत में, चाइना में। और यहाँ के लोग ये इन वेस्ट को क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इनको जलाकर इसमें जो सोना रहता है, चांदी रहता है, उसको सेपरेट करते हैं, जो प्रीशियस मेटल रहता है। लेकिन उसमें को जब ये लोग इसको जलाते हैं या कुछ भी प्रोसेस करते हैं तो उस समय बहुत ही हार्मफुल गैसेस निकलती है। तो यहाँ पे एक चीज बस याद रखना, बेसल कन्वेंशन जो है वो मूवमेंट ऑफ हैजार्डस वेस्ट से रिलेटेड है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल देख लीजिए। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो अडॉप्ट किया गया है 2000 में, फोर्स में कब आया है? 2003 में, ठीक है। ये भी एक आपका इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल है जो कि किस पे बेस्ड है? बायोसेफ्टी टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसको हिंदी में भी मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। वर्ष 2000 में जैव सुरक्षा पर एक पूरक समझौता के रूप में कार्टेजिना प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। यह 11 सितंबर 2003 को लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप संशोधित जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न संभावित जोखिमों में जैविक विविधता की रक्षा करता है। अब देखो, इतना बड़ा इसमें एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है। जैसे आपसे पूछता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, आप बताते हो ओजोन से। क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? ग्रीन हाउस
गैसेस से, ठीक है। वेना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ओजोन से, ठीक है। ऐसे ही पूछता है कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, तो आप बताएंगे बायोडायवर्सिटी से, ठीक है, बायोसेफ्टी से, कि किस तरीके से जो बायोडायवर्सिटी है उसको हम कंजर्व करें, प्रोटेक्ट करें। UNREED, तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम ऑन R स्टैंड फॉर रिड्यूसिंग, E स्टैंड फॉर एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। ये चीज याद रखिएगा। और ये कब क्रिएट किया गया है? 2008 में। विकासशील देशों में वनोन्मूलन एवं वन क्षरण से उत्सर्जन को कम करने पर संयुक्त राष्ट्र सहयोगात्मक कार्यक्रम, जिसको कि हम UNREED कहते हैं, जलवायु संकट के वन समाधान पर संयुक्त राष्ट्र का ज्ञान एवं सलाहकारी मंच है। याद रखिएगा। बस इससे ज्यादा परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछेगा। इनका मेन पर्पस क्या है? जो आपको रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन की वजह से। नगोया प्रोटोकॉल आ गया। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा जो नगोया प्रोटोकॉल है वो 2010 में अडॉप्ट किया गया था। फोर्स में कब आया है? 2014 में, ठीक है। यहां पर देखिए, इट इज एन इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड द फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन टू द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बस इसका पर्पस याद रखिएगा। इंग्लिश वालों को समझ में आया होगा, हिंदी वालों को नहीं समझ में आया होगा। कभी कभी बायलिंगुअल क्लास लेने में यही दिक्कत आती है कि इंग्लिश में बता दो तो हिंदी वाले रह जाते हैं, हिंदी में बता दो तो इंग्लिश वाले रह जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग किया करिए। अगर किसी चीज में आपको नहीं समझ में आया है तो हिंदी में अगर एक्सप्लेनेशन लिखी है तो आप उसको पढ़ लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको शिकायत रहती है कि मैम नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम उसको फिर कवर कर लिया करेंगे। तो यहां पर देख लीजिए नगोया प्रोटोकॉल। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, आनुवांशिक संसाधनों से उत्पन्न लाभों का निष्पक्ष एवं समान वितरण सुनिश्चित करना है। बस। अब इसका नाम नगोया प्रोटोकॉल क्यों पड़ा? क्योंकि ये नगोया में ऑर्गेनाइज कराया गया था, जो कि जापान में है 2010 में। ये फोर्स में 2014 में आया। बस क्लास आपको सारे प्रोटोकॉल का मेन एम क्या है, उसकी थीम क्या है, कहां पर हुआ है, किस वर्ष हुआ है, ये याद रखना है। COP24 की जब हम बात करेंगे तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन जो कि 1992 में आपका आया था, इसमें जब सारी पार्टीज आपकी एक जगह बैठती है ना, तो उस जो भी कॉन्फ्रेंस होता है ना, उसको हम COP कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कुछ नहीं है इसमें, कंफ्यूज मत होना कि COP क्या है। COP मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। अलग अलग देश जब इकट्ठा होके एक मंच पे बैठते हैं तो हम उसको COP कहते हैं, ठीक है। ये चीज याद। और कौन सी मीटिंग है किस नंबर की, वो आपका सामने लिखा रहता है। जैसे ये 24th मीटिंग थी तो ये बोल दिया गया। तो 2018 में 24th COP आपका हुआ था। COP25 की बात करेंगे तो ये 2019 में हुआ था। बस ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। अभी देखिए आपका रीसेंट COP कहां पर हुआ है, किस जगह पे हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। करंट का प्रश्न है, इसको अपडेट करिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। किगाली अमेंडमेंट की अगर हम बात करेंगे तो किगाली एग्रीमेंट जो है ना, ये एक अमेंडमेंट था, ये एक संशोधन था। किसमें? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज से रिलेटेड है? ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। ये चीज पता है ना। किगाली एग्रीमेंट कब हुआ है, कब आया है? 2016 में। फोर्स में कब आया है? 2019 में, ठीक है। इसमें क्या अमेंडमेंट हुआ ये देख लीजिए। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस पैदा कर वायुमंडल का तापमान बढ़ाने के मामले में कार्बन डाइऑक्साइड से 1000 गुना खतरनाक है, ये बोला गया। इसलिए जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु किगाली में भारत सहित 197 देशों ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का इस्तेमाल कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य ऐतिहासिक किगाली समझौता किया। तो अगर परीक्षा में कभी भी पूछेगा डीप में जाके कि किगाली एग्रीमेंट किस चीज से रिलेटेड है, तो आप याद रखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो हमने डिस्कस किया था, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन से रिलेटेड है। किगाली एग्रीमेंट में ये बोला गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है वो भी ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। CO2 की कंपेयर करेंगे तो ये और भी खतरनाक गैस है। तो इस वजह से सारे देशों को इसको भी क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए इसके इस्तेमाल को। तो यहाँ पे किगाली एग्रीमेंट में हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की बात की गई थी, बस ये याद रखिएगा, बहुत वो नहीं पूछेगा। अब आता है मिनामाटा।
मिनामाता जो है ये भी एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी है। ये अडॉप्ट कब की गई है? 2013 में। फोर्स में कब आई है? 2017 में। मिनामाता जो है, जो कन्वेंशन है, उसका मेन पर्पस क्या था? हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। किस चीज से हेल्थ और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना? मरकरी से। ठीक है, जो मरकरी का जो एडवर्स इफेक्ट है ह्यूमन बॉडी पे और हमारे एनवायरमेंट पे, उससे हमें प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी। किसमें? मिनामाता कन्वेंशन में। परीक्षा में डायरेक्ट प्रश्न बनता है। रॉटरडैम कन्वेंशन की हम बात करेंगे तो यहां पर हमने, ये भी एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है। ठीक है, कब एडॉप्ट किया था? 1998 में। फोर्स में कब आया? 2014 में। ठीक है, अरे सॉरी 2004 में। 14 गलती से मैंने बोल दिया। यहां पर हमने किसकी बात की है? यहां पर भी हमने हैजार्डस केमिकल और पेस्टिसाइड की बात की है। ये चीज याद रखिएगा। रॉटरडैम कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है? हैजार्डस केमिकल एंड पेस्टिसाइड। यहां पर देख लीजिए, कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों से। ठीक है, अब उसको कम करने की ही बात कही जाएगी। इतना तो कॉमन सेंस हम लोग लगा ही सकते हैं। तो ठीक है क्लास, आज के सेशन में देखिए हमने जल्दी जल्दी इन्वायरमेंट के कुछ ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज किया जहां से आपके प्रश्न बन जाते हैं एक। ठीक है, एक या कभी कभी दो भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को जरूर रिवाइज करिएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। अब आज की क्लास में कमेंट करके आप मुझे ये बताइएगा, इन्वायरमेंट में कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है और जिसको कि मुझे कवर करना है क्विक रिवीजन सीरीज में। तो आप बेझिझक, मतलब बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, उसको मैं कवर कर लूंगी। अभी तक हमने भारतीय राज्य व्यवस्था डिस्कस किया है, वहां पे जो भी डाउट थे वो मैंने क्लियर किया। अगर अभी भी भारतीय राज्य व्यवस्था में कोई डाउट होता है आपका तो मुझे आज की क्लास में आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आधुनिक भारत में मैंने अच्छे से डिस्कस किया है। आप लोगों की एक डिमांड आ रही थी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हर चीज को पढ़ा दीजिए, तो उसको भी मैं आने वाली क्लास में कवर कर लूंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर के लेक्चर्स अवेलेबल हैं जिसमें कि करंट के आप देख सकते हैं, मैम के करंट के लेक्चर्स अवेलेबल हैं, वहां से अपना तैयार कर लीजिए। और अगर कोई डाउट हो किसी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, उसको कवर किया जाएगा। आज की क्लास हो सकता है थोड़ा सा आपको बोरिंग लगी हो क्योंकि हमने फैक्चुअल चीजों पे ज्यादा फोकस किया है, लेकिन जो भी फैक्ट मैंने आपको बताए हैं क्लास परीक्षा में यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्न बनता है। ठीक है, और इससे ज्यादा डीप में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने आपको क्विक रिवीजन कराया इन टॉपिक्स का। और एनवायरमेंट के ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जाते जाते कुछ और चीजें बता दूं, जैसे आप एक्ट देख लीजिएगा। एनवायरमेंट में जितने एक्ट हैं, जैसे वन जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया है? 1972 में। परीक्षा में कई बार पूछा है। ठीक है, टाइगर एक्ट मैंने आपको बताया, यहाँ पे 2 लिखिए। टाइगर एक्ट मैंने आपको बताया 1973 में। बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 में। ये चीजें पूछती है और कई बार रिपीट की गई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूं। तो जितने भी पर्यावरण में संरक्षण से रिलेटेड अधिनियम है उनको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं आपको क्लास में डिस्कस भी कर लूंगी। अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करूंगी, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। ठीक है, नए टॉपिक्स के साथ। अगर कोई भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर कहूंगी जैसे जैसे परीक्षा पास आएगी मन करेगा कि तैयारी छोड़ दे, सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये सही समय है अपने आप से कहना, अब की बार नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, इसी बार जो करना है इसी बार करना है। प्रीलिम्स तो क्वालिफाई करना ही करना है। ठीक है, कंपलसरी कर दो अपने लिए। 1 घंटे सोना कम कर दो, बात करना कम कर दो, लेकिन प्रीलिम्स जरूर क्वालिफाई करो। पॉइंट नंबर से भी क्वालिफाई होगा, कोई आपसे पूछेगा नहीं प्रीलिम्स में कितना मार्जिन था क्वालिफाई करने में। बस सब यही देखेंगे कि आप मेंस में अपीयर हो रहे हो। यही सोच के पढ़ाई करो, लास्ट मिनट तक पढ़ाई करो। मन में बार बार आए कि नहीं होगा तो अपने आप से कहो हो जाएगा। बस थोड़े ही नंबर से तो क्वालिफाई करना है। और सबसे मेन रेस जो होती है वो प्रीलिम्स होती है। अच्छे स्टूडेंट जो मेंस बहुत अच्छा लिखते हैं वो प्रीलिम्स में छट जाते हैं, तो ये गलती मत करिएगा। करंट को अपडेट करिए क्लास। ठीक है, और भी जो सब्जेक्ट्स हैं आप क्विक रिवीजन सीरीज देख सकते हो। घटना चक्र हमारे उसमें सॉल्व कराई गई है, आप घटना चक्र को रिवाइज करिए, पास्ट ईयर्स के पेपर को सॉल्व करिए। सिलेक्शन जरूर होगा प्रीलिम्स में। और कहां से प्रश्न पूछ लेगा? आउट ऑफ सिलेबस थोड़ी पूछ लेगा। और अगर आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न बनेंगे तो वो तो सबके लिए डिफिकल्ट होगा ना, तो घबराना तब भी नहीं है। तब अपने आप से ये कहना है कि मैंने सफिशिएंट पढ़ा है और अगर ये प्रश्न मेरे लिए डिफिकल्ट है तो इसका मतलब जितने लोग परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं उन सबके लिए प्रश्न डिफिकल्ट है। तो बिल्कुल भी निराश मत होइए। ठीक है, और खूब अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन जरूर होगा, मैं आपसे कहती हूँ।
लेकिन पढ़ाई करना है आपको, अपने प्रति वफादार होना है। जब आप खुद के प्रति वफादार रहेंगे तो कोई क्या कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने तरफ अपने लिए वफादार रहिए और कोशिश करते रहिए, परिश्रम करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।